दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। आज की फिल्म है होकुसाई डॉटर। कहानी साल 1830 में जापान के ईडो शहर से शुरू हुई, जो कि वर्तमान में जापान का टोक्यो शहर है। हम एक घर में एक महिला को देखते हैं। सामने बैठे वो अपने पति पर चिल्ला रही होती है। इस महिला का नाम ओई है, जिसकी शादी एक मामूली चित्रकार से करवा दी गई थी। ओई का पति अपने साधारण पेंटिंग पर काफी घमंड करता है, लेकिन ओई, जिसके खून में खुद कला है, वो अपने पति की खराब कलाकृति को देख अपनी हंसी को रोक नहीं पाती और खुलकर उसके हुनर का मजाक उड़ाती है। अपने इस अपमान से परेशान होकर उसने ओई को उसी वक्त तलाक दे दिया, क्योंकि हर रोज की इस लड़ने झगड़ने वाली जिंदगी से वो परेशान हो चुका था। ओई वहां से गुस्से में निकल गई, क्योंकि वो भी इस घर में और नहीं रहना चाहती। गुस्से से एकदम लाल होकर वो सड़क से गुजरने लगी। वहां से वो सीधा अपने पिता के पास उसके तंग और बिखरे हुए किराए के मकान में लौट आती है। कमरे की हालत ऐसी थी कि कोई भी कमरे में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। हर जगह कागज और पेंट ब्रश बिखरे पड़े थे और एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। वो ओई को अचानक से यहाँ देख चौंक गया। होकुसाई एक प्रसिद्ध चित्रकार है, जो अपनी कला में इस कदर खोया रहता है कि उससे आसपास घट रही किसी भी चीज की सूझ नहीं रहती। होकुसाई अकेले ही रहता है। ओई जब 4 साल की रही होगी तब उसकी पत्नी गुजर गई, जिसके बाद उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन वो भी होकुसाई को छोड़ अलग रहने चली गई। वजह था होकुसाई का बेहिसाब गुस्सा। यहाँ हमें समझ आ जाता है कि ओई में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। गुस्से के मामले में वो अपने पिता से एक सूत भी कम नहीं है। पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने पति को छोड़कर आ गई है, बल्कि वो उसे ही कोसने लगता है कि जिस तरह से उसका बर्ताव है, उसके साथ इस दुनिया का कोई पुरुष नहीं रह सकता। लेकिन वही अपने पिता की बात को एक कान से सुन दूसरे कान से बाहर निकाल देती। पिता ने कहा कि उसके यहाँ आने से पहले यहाँ बहुत शांति थी, लेकिन ओई ने कहा कि अब से वो यहीं रहने वाली है। दूसरे दिन जब वो मार्केट में जा रही थी तो वो एक शॉप पर आ गई। वहां उस महिला ने उसे एक जड़ी बूटी बेच दी, ये कहकर कि इसे पीने से इंसान 500 साल तक जीवित रह सकता है। ये जान वो बहुत खुश हुई। ओई के पास भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है। भला कोई इंसान 500 साल तक कैसे जीवित रह सकता है, क्योंकि वो महिला झूठ कह रही थी। रात उस काढ़े को पीने लगी। थोड़ी कड़वी थी, लेकिन 500 साल जीना है तो इतनी तो कीमत चुकानी होगी। पिता भी उससे वो काढ़ा लेकर पीने लगा, लेकिन जैसे उसे पता चला कि इसे पीने के बाद इंसान 500 साल तक जीवित रह सकता है, तो उसने उसे वापस लौटा दिया कि वो अमर नहीं होना चाहता। सुबह होने से पहले ही गांव के एक घर में आग लग गई। लोग उसे बुझाने में लग गए। ओई भी भागकर उस नजारे को देखने चली गई। जहां एक तरफ हाहाकार मचा हुआ था, वहां ओई के लिए ये नजारा बेहद सुकून भरा था। सुबह वो चलकर घर की तरफ आने लगी। रास्ते में उसे एक शख्स मिला जिसका नाम हत्सुगुरो है, जो कि एक चित्रकार है और ओई के पिता का शिष्य भी रह चुका है। हत्सुगुरो स्वभाव से बहुत शांत, समझदार और अपनी कला के प्रति समर्पित है। ओई के मन में उसके प्रति एक गहरा और अनकहा आकर्षण होता है, क्योंकि हत्सुगुरो अक्सर ओई की कला का सम्मान करता है। लेकिन ओई ने कभी भी उससे अपने मन की बात नहीं कही। काफी देर तक बातचीत करने के बाद वो वहां से चला गया। तभी वहां एक और शख्स आया। इस शख्स का नाम जेंजिरो है और वो भी होकुसाई का ही शिष्य है, जो कि ओई का चुलबुला दोस्त है, जिसके साथ वो खुलकर हंसी मजाक और अपने मन की बातें साझा किया करती है, बिना किसी झिझक के। जेंजिरो भी जानता है कि ओई हत्सुगुरो से एक तरफा प्रेम करती है। इस बात को लेकर अक्सर वो उसका मजाक बनाता है, लेकिन ओई अक्सर इसका कोई जवाब नहीं देती। दूसरे दिन होकुसाई के घर एक अनजान शख्स आया। यहाँ वो किसी साहूकार की सिफारिश लेकर आया है, क्योंकि उन्हें मास्टर होकुसाई से एक पेंटिंग बनवाना है। लेकिन होकुसाई मना करने लगा कि वो उनका काम नहीं कर सकता। उसने गुस्से में चिल्लाकर उस शख्स को वहां से भगा दिया। दूसरे दिन ओई स्नान घर से नहाकर आ रही थी, तब उसे रास्ते में एक लावारिश कुत्ते का बच्चा दिखाई दिया। वो उसे अपने साथ लेकर घर आ गई। जैसे ही वो उसे लेकर घर में आई, उसे देखते ही उसका पिता एकदम से चिढ़ गया, क्योंकि उसकी वजह से उसे काम करने में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होने लगी है। उस कुत्ते ने उसके ब्लैंक पेपर पर पेंट बिखेर दिया, जिस पर होकुसाई चित्र बनाने जा रहा था। इस बात से वो गुस्सा होकर वो ओई पर चिल्लाने लगा कि ना जाने कब तक और इस घर में रुकेगी। उसने गुस्से में उसे घर से निकल जाने को कहा। ओई उस घर से निकल गई। कुछ देर वो पड़ोस के एक घर में बैठी रही। इसी तरह यहाँ वहाँ समय बिताकर रात हो गई। रात वो वापस अपने घर आ गई। उसका पिता एक वेश्या के साथ सोया हुआ था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वही घर में आ चुकी है। वहां उसने उस वेश्या की नग्न तस्वीर बनाई, क्योंकि उसने पहले ही शर्त रखी थी कि वो उसकी तस्वीर बना कर देगा। तस्वीर देने के बाद वो महिला वहां से चली गई। तब तक ओई वहीं एक कोने में बैठी उसके जाने का इंतजार करती रही। तभी उसकी नजर उस पेपर पर पड़ी, जिस पर सुबह उस कुत्ते ने पेंट गिरा दिया था। उस पेपर को होकुसाई ने फेंका नहीं, बल्कि उसे एक चित्र में बदल दिया। उस कुत्ते का नाम ओई ने शकुरा रख दिया। दूसरे दिन ओई तैयार होने लगी। पिता के पूछने पर उसने कहा कि उसे शाम जेंजिरो और हत्सुगुरो के साथ एक फेस्टिवल में जाना है। पिता ने कहा कि वो चाहे जितना भी सच सवर ले, उसे वहां कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि जिस तरह की वो महिला है उससे कोई प्रेम नहीं करेगा। इसलिए तलाकशुदा महिलाओं को किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ओई ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
जब वो कुएं से पानी निकालने गई तो कुछ देर अपनी परछाई को उस कुएं में देखती रही। उसने पिता के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हर शब्द उसे भीतर तीर की तरह चुभे थे। शाम वो दोनों के साथ फेस्टिवल में घूमने गई, लेकिन जंजीरो थोड़ी देर बाद ही वहां से चला गया। शायद वो दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहता था। हम उन्हें एक शांत जगह बैठा हुआ देखते हैं। वहां वो जंजीरो की बातें करने लगे, क्योंकि वो एक फक्कड़ और शराबी किस्म का व्यक्ति है जो हर दिन एक अलग स्त्री के साथ होता है। उसके माता पिता के गुजरने के बाद उसकी बहनों की जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। शायद तब से वो इतना ज्यादा बदल गया है। यहाँ सब कुछ एकदम से खामोश हो गया। हत्सुगुरो जो उसके मन की बात जानता है, इससे पहले कि ओई उससे कुछ कहती, उसने पहले ही कह दिया कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। ये बात सुनते ही ओई के चेहरे की चमक उड़ सी गई और उसे पिता के कहे शब्द याद आने लगे। हत्सुगुरो की बातें उसे इतनी ज्यादा बुरी लगी कि वो अपना गुस्सा उतारने के लिए उसकी पेंटिंग के बारे में भला बुरा कहने लगी कि उसकी पेंटिंग में वो बात नहीं, और वो वहां से उठ चली गई। सुबह जब उसका पिता चित्र बना रहा होता है तब ओई घर की चीजों को यहाँ से वहां उठाकर फेंकने लगी। पिता उसका गुस्सा समझ गया। उसने कहा कि लगता है ये प्रेम कहानी भी बुरी तरह से खत्म हो गई। ओई पर एक सनक सवार हो गई थी। जैसे एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस वक्त उसका बिल्कुल यही हाल था। जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो होकुसाई उस पर गुस्से में चिल्लाने लगा कि वो इस घर को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। हर दिन उसके साथ जीना मुश्किल होता जा रहा है। ओई ने बताया कि वो अपना पेंट ब्रश तलाश कर रही है, जो कि उसे इस कचरे से भरे हुए ढेर में नहीं मिल रहा है। वो एकदम से थक कर नीचे बैठ गई। भीतर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूट चुका हो। वो चीजें उठाकर अपने पिता पर फेंकने लगी। गुस्से में होकुसाई ने उसे घर से निकल जाने को कहा। ओई ने दुखी मन से कहा कि क्या ये चित्र इंसान से ज्यादा जरूरी है, और उठकर वहां से चली गई। हम देखते हैं बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। आते जाते लोग उसे ही देख रहे होते हैं। बरसात के बाद एक ताजा धूप खिली। वो एक घर के बाहर आकर पहुंच गई, जो कि उस गांव से बाहर बना हुआ है। यहाँ पता चलता है कि ये घर उसकी सौतेली माँ कोटो का है, जो यहाँ अपनी बीमार नेत्रहीन बेटी के साथ रहती है। ओई उसे माँ कहकर बुलाती है। ओई बहुत ज्यादा छोटी थी जब उसकी माँ का निधन हो गया था और उसके पिता ने कोटो से दूसरी शादी की थी। कोटो ने ही ओई को पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन होकुसाई के सनकीपने के चलते वो उसे तलाक देकर अलग रहने लगी, जो केवल अपनी कला में ही डूबा रहता है। ओई अक्सर अपनी सौतेली माँ के घर उससे मिलने चली आती। बचपन में उसने ही ओई को संभाला है, इसलिए ओई उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी माँ मानती है। कोटो ने बताया कि वो बिल्कुल अपने पिता पर गई है, उसके हाव भाव और गुस्सा भी। वहाँ कोटो ने उसका पेंट ब्रश दिया, जो उसने इतने दिनों तक संभाल कर रखा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं वो अपने पेंट ब्रश को लेकर अपने घर वापस आ गई। वही रात उस दिए की रोशनी में चित्र बनाने लगी। पिता ने कहा कि वो सो जाए और सुबह उठकर इस काम को पूरा करे। होकुसाई और ओई दिन रात चित्र बनाने में डूबे रहते। कमरे में जहाँ तक नजर जाती हर तरफ बिखरे हुए कागज, रंग और ब्रश का ढेर दिखाई देता। दोनों में कोई भी खाना बनाने और साफ सफाई में अपना समय बर्बाद नहीं करता। भूख लगती तो बाहर से ही खाना लाकर खा लेते। रात हम देखते हैं दोनों दूसरे घर में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। ये पहली बार नहीं था जब होकुसाई किराए का मकान बदल रहा हो, बल्कि ऐसा वो कई बार कर चुका है। कुछ महीनों बाद ही वो एक मकान छोड़ दूसरे में रहने चला जाता। इसके पीछे भी एक गहरी वजह थी, क्योंकि होकुसाई और ओई दिन रात केवल पेंटिंग बनाने के जुनून में डूबे रहते। उन्हें कोई होश ख्याल नहीं रहता कि कब दिन हुआ और कब रात। वो घर में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखते थे। जब उनका कचरा और गंदगी हद से ज्यादा बढ़ जाता और घर रहने लायक नहीं बचता, तो दोनों उसे साफ करने के बजाय अपना सामान उठाकर किसी नए किराए के घर में शिफ्ट हो जाते थे। दोनों कभी भी बहुत आलीशान जगह पर रहने नहीं गए, बल्कि शहर के भीतर ही एक छोटे तंग और सस्ते किराए के मकान से दूसरे मकान में घूमते रहते थे, ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ कला पर रहे। घर बदलने में उसका शिष्य जेंजिरो उसकी सबसे ज्यादा मदद करता, क्योंकि वो होकुसाई का बहुत ही ज्यादा सम्मान करता है। ओई को जब फुर्सत मिलती तो अपनी सौतेली माँ कोटो से मिलने चली जाती है। वहाँ वो अपनी बहन नाओ के साथ वक्त बिताती है। एक गंभीर बीमारी की वजह से उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और वो देख नहीं सकती। ओई उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करती है। नाओ अक्सर पूछती कि क्या उसके पिता उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो बीमार है, लेकिन ओई उसे समझाती कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो उससे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने उसके लिए ये पेंटिंग बनाकर भेजी है। उसकी ये बातें सुन उसकी माँ कोटो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती। कई दफा वही रात वहीं सो जाती, क्योंकि नाओ को उसके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। और रात भर जाग कर बातें किया करते, क्योंकि हर दिन उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। सुबह जाते वक्त कोटो ने बताया कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक बेटी को अकेले पालना। उसे इस तरह से रोज बीमारी से लड़ते थे, वो भी थोड़ा थोड़ा भीतर से खत्म होती जा रही है। जब वही घर आई तो उसने अपने पिता से कहा कि एक बार वो चलकर नाव को देख ले, शायद उसे भी मिलकर अच्छा लगे, लेकिन वो उनसे नहीं
नहीं मिलना चाहता। दूसरे दिन जब जेंजीरो होकुसाई से मिलने उसके घर आया तो उसने बाहर एक लड़की को खड़ा देखा, लेकिन जैसे ही वो पास गया तो वहाँ कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हुआ। उसने ये बात जाकर दोनों से बताई। जब उसने लड़की के कद और उसकी रूपरेखा के बारे में बताया तो होकुसाई और ओई दोनों के होश उड़ गए। ओई तुरंत घर से निकलकर भागने लगी। होकुसाई भी दुखी हो गया क्योंकि उसे सुबह से ही आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि नाओ की मृत्यु हो गई है। उसकी मृत्यु ने दोनों को झकझोर कर रख दिया। ओई जाकर कोटो से मिली। यहाँ उसने बताया कि आज सुबह ही उसका निधन हो गया। यहाँ शायद से जेंजीरो ने सुबह जिसे देखा था वो नाओ की स्पिरिट थी, जो अपने पिता और बहन को एक आखिरी दफा देखने आई थी। हम देखते हैं दूसरे दिन दोनों फिर से दूसरे किराए के घर में रहने चले गए। वक्त बीता। अब होकुसाई बूढ़ा हो चुका है। उसके सारे बाल सफेद हो चुके हैं। हम देखते हैं होकुसाई अपनी ढलती उम्र और सेहत खराब होने के बावजूद कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठता था। जब उसका मन ईडो शहर की तंग गलियों से भर जाता तो वो अचानक से अपनी कलात्मक प्रेरणा की खोज में निकल पड़ता था। वो बूढ़ा हो चुका था, उसके पैर कमजोर पड़ चुके थे, इसलिए उसे ले जाने के लिए कागो यानी कि डोली का इस्तेमाल किया जाता था। जेंजीरो उसे उसका पेंट ब्रश पैक करके देता है। वो जानती है कि उसके पिता को कोई भी पिंजरे में या एक कमरे में कैद करके नहीं रख सकता। वो आजाद पंछी हैं जो खुले आसमान के नीचे उड़ना चाहते हैं। आज शाम जेंजीरो उसके घर में उसके साथ ही बैठा हुआ था। जेंजीरो इरोटिक आर्ट बनाने में माहिर है। इसे लेकर अक्सर ओई उसका मजाक बनाती। उसने ओई का हाथ अपने हाथों में लेकर देखा और बताया कि इससे कोमल हाथ उसने आज से पहले नहीं देखे। उसने ओई को गले लगाया और उसे महसूस करने के लिए कहा, लेकिन ओई को कुछ महसूस नहीं होता। जब जेंजीरो उसके और करीब जाने लगा तो ओई ने उसे एक थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने जेंजीरो को कभी उस नजर से नहीं देखा। यहाँ वो हंसने लगा क्योंकि वो ओई के साथ मजाक कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि इरोटिक आर्ट बनाने की प्रेरणा उसे कहाँ से मिलती है। यहाँ कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो गए। वो पूछने लगा कि क्या वो खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करती, लेकिन ओई ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ जेंजीरो ने उसके लिए एक महिला की तस्वीर बनाई। हम देखते हैं इसी तरह दिन बीतने लगे। साल है 1833। उसका पिता अब तक घर नहीं लौटा। होकुसाई के जाने के बाद अकेली ओई उस कमरे के खामोश और बिखरे हुए माहौल में अपने पिता की कमी को महसूस करती है। इसी दर्दनाक खामोशी में उसका सबसे प्यारा और वफादार कुत्ता शकूरा भी चल बसा, जिसे उसने घर के बाहर ही दफन कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद ओई ने अपने अकेलेपन और दुख को अपनी कला की शक्ति में परिवर्तित कर दिया। एक दिन जब वो पेंटिंग बना रही होती है तभी उसका पिता घर वापस लौट आया, जो एकदम से बूढ़ा हो चुका है। कमर थोड़ी झुक सी गई है। शरीर पर एक अजीब सा भूसे का बना हुआ कपड़ा ओढ़ रखा है। घर में कदम रखते ही उसने पहले शकूरा के बारे में पूछा। ओई ने उसे उसकी कब्र दिखाई। उसके बाद होकुसाई सोने चला गया क्योंकि उस सफर में बहुत ज्यादा थक गया था। दूसरे दिन सुबह जब ओई बाहर से घर में आई तो उसने पिता को बाहर बैठे हुए देखा, जो कह रहे थे कि आखिर मौत क्यों आती है, लोगों को मरना क्यों पड़ता है। आंखों से लगातार झरझर आंसू गिर रहे थे। जीवन में इंसान को एक न एक दिन तो एहसास होता ही है कि ये जीवन छूट रहा है। हर वो चीज जिससे वो लगाव या प्रेम रखते हैं वो एक न एक दिन तो उनसे दूर हो ही जाता है। हम देखते हैं बाहर अब बर्फ पड़ने लगी थी। यहाँ जब दोनों अकेले बैठे होते हैं तो वो कहता है आखिर उसके जाने के बाद वो क्या करेगी। यहाँ उसका ओई के प्रति अटूट प्रेम साफ नजर आता है। होकुसाई कहने लगा कि वो अमर होना चाहता है क्योंकि अभी तो उसे बहुत सारी पेंटिंग्स बनानी है। उसी दिन उसने ओई को पेंट करते हुए देखा तो पूछ लिया कि तुमने इतना अच्छा पेंट करना कहाँ से सीखा। यहाँ होकुसाई को पता है कि अगर उससे बेहतर कोई पेंट कर सकता है तो वो खुद ओई है। ये बात वो बहुत पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी ओई से ये बात कही नहीं। दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। होकुसाई पेंटिंग्स बनाता और ओई उसमें रंग भरने का काम करती। इस तरह वक्त बीता। साल है 1839। हम होकुसाई को घर के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। अब वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, जो शायद अपने जीवन के आखिरी दिनों पर था। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब ईडो शहर में भयंकर आग लग जाती है। तबाही के इस दृश्य को देख दोनों डरते नहीं बल्कि मंत्रमुग्ध होकर आग की लपटों और उठते हुए धुएं को देखने लगे ताकि वो इस नजारे को अपने कैनवास पर उतार सके। आग के कारण शहर में अकाल और भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। इसी दौरान गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाने और आपदा के कारण दोनों फिर से एक नए किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों वहां से निकलकर माउंट फूजी के सफर पर चले जाते हैं, जो कि होकुसाई की अंतिम यात्रा है। इस यात्रा पर वो मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि प्रकृति के बदलते रंगों और पहाड़ों की बनावट को अपने आंखों से देखने के लिए जाते हैं। एक दिन ओई अपने पिता से पूछती है कि क्या आपको मृत्यु से डर लगता है, लेकिन होकुसाई ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मृत्यु से नहीं बल्कि इसलिए डरता है कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी ओई अकेली रह जाएगी। उसी शाम वो अपने पिता के साथ बैठ उसकी माउंट फूजी की पेंटिंग को देख रही होती है। वहाँ पिता ने कहा शायद से अब हमें ईडो शहर वापस लौट जाना चाहिए। होकुसाई अब खुद को ओई पर बोझ समझने लगा था क्योंकि ओई ने हर वक्त उसकी परछाई बनकर उसका साथ दिया, हमेशा उसका ख्याल रखा है। जब वो पति को छोड़ घर वापस लौटी तो घर में फिर से खुशियां लौट आई थी, लेकिन होकुसाई ने कभी उसे जताया नहीं। उसने कहा कि ईडो
लौटने के बाद अब तुम मेरा ख्याल मत रखना, क्योंकि वो ओई के पैरों की बेड़ियां नहीं बनना चाहता। वैसे भी ये जीवन हर किसी को एक बार ही मिलता है। ओई को समझ नहीं आता कि आज अचानक से वो ऐसी बातें क्यों करने लगा है। ओई उस पर चिल्लाने लगी कि उसने सोचा भी कैसे कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ ओई अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और भावुक होकर रोने लगती है कि उसके जाने के बाद उसकी बहुत याद आएगी और आज वो ऐसी बातें करके अपना पल्ला झाड़ रहा है। ओई ने कहा कि वो आखिरी सांस तक उसके साथ रहेगी। होकुसाई चुपचाप सर नीचे करके उसे सुनता रहा। ये वही शख्स है जो ओई पर अक्सर गुस्से में चिल्ला दिया करता था, लेकिन वो कभी भी उसका पलटकर जवाब नहीं देती थी। लेकिन आज वो शांत है, कुछ सूझ नहीं रहा कि आखिर क्या कहे। दूसरे दिन दोनों बाहर बैठे माउंट फूजी की खूबसूरती को निहार रहे होते हैं। हम देखते हैं वक्त बीत गया। साल है 1849। ओई के सर के बाल भी सफेद हो चुके हैं। वक्त की मार से उसका भी रंग उड़ सा गया है। वो खाने पर अपने पिता को आवाज देने लगी, लेकिन वो खाने पर आया नहीं। जब उसने जाकर देखा तो माउंट फ्यूजी की पेंटिंग बनाते वक्त ही उसका निधन हो गया था। उसके बाद ओई ने हाथों में ब्रश लेकर उस पेंटिंग को पूरा किया और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। इतिहासकारों के हिसाब से उस दिन के बाद से किसी ने ओई को नहीं देखा कि आखिर वो कहाँ चली गई। ये वही होकुसाई की अंतिम यात्रा थी जिसने उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग 36 व्यू ऑफ माउंट फूजी को जन्म दिया। महान जापानी कलाकार होकुसाई की सबसे छोटी बेटी ओई खुद एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने पिता के साथ उनके स्टूडियो में काम करते हुए बिताया, जहां वो उनकी पेंटिंग में रंग भरने का काम करती थी और कई बार होकुसाई के नाम से ही कलाकृतियां बनाती थी। लेकिन ओई सिर्फ अपने पिता की सहायक नहीं थी, बल्कि अपनी एक अलग पहचान रखने वाली एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी थी, जो खासकर मोमबत्ती की हल्की रोशनी और चांदनी रात के दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती से कैनवस पर उतारने के लिए मशहूर थी। उन्होंने एक चित्रकार से शादी की थी, लेकिन कला के प्रति उनके गहरे लगाव और होकुसाई के साथ उनके मजबूत रिश्तों के कारण ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। इसके बाद वो दोबारा से अपने पिता के साथ रहने लगी और उनके जीवन के आखिरी दिनों तक उनकी देखभाल करती रही। इतनी प्रतिभा होने के बावजूद होकुसाई की लोकप्रियता के साये में वो काम करती रही, जिस वजह से ओई को पहचान और सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वो असल हकदार थी। दिलचस्प बात यह है कि होकुसाई खुद अक्सर कहा करते थे कि उनकी बेटी ओई कुछ मामलों में उनसे भी बेहतर चित्र बनाती है। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।